एपिसोड 15। बदमाश। उसने मन ही मन में गाली दी। रेयांश खुलेआम तारक भेड़िए की गुफा के मुहाने पर पहुंचा। स्टार बैटल बॉडी का आधा प्रभाव और ड्रैगन नस्क क्षेत्र का चौथा स्तर, दोनों शक्तियां एक साथ फूट पड़ी। इस तरह गुफा के अंदर मौजूद तारक भेड़िया तुरंत रेयांश की मौजूदगी को महसूस कर सकता था। राक्षसी जानवरों में अपने इलाके की रक्षा की भावना बहुत तेज होती थी। रेयांश उसके इलाके में घुस आया था तो जाहिर सी बात थी कि उसे मरना चाहिए। बाहर आने के बाद जब उसने देखा कि यह वही इंसान था जिसने पिछली बार उसका सामान चुराया था, तो तारक भेड़िए ने गुर्राते हुए दहाड़ लगाई और बिना कुछ कहे रेयांश पर झपट्टा मारा। उसकी छाती पर अभी भी खून के निशान थे। रेयांश जानता था कि ये साक्षी के हमले से हुए घाव थे। शायद इसी वजह से साक्षी ने रेयांश को इससे लड़ने के लिए भेजा था। लेकिन इस वक्त तारक भेड़िए की रफ्तार और ताकत ने रेयांश की आंखें फाड़ दी। तारक भेड़िए को इतना ताकतवर देखकर साक्षी भी घबरा गई। उसे डर लगने लगा कि कहीं उसकी अच्छी सोच बुरा परिणाम ना दे दे। मत हिलो, मैं नहीं हारूंगा। रेयांश की आवाज उसके कानों में गूंजी। सामने खड़े उस अद्भुत लड़के को दुश्मन के साथ लड़ते देख साक्षी अंततः रुकी रही। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। उसने मन ही मन रेयांश का हौसला बढ़ाया। इस वक्त रेयांश ने स्टार बैटल बॉडी की आधी शक्ति पूरी तरह निकाल ली। ना सिर्फ उसकी रक्षा क्षमता बढ़ गई, बल्कि तारों की धुंधली शक्तियां अनगिनत चाकुओं की तरह उसके शरीर की सतह और आसपास घूमने लगी। अगर कोई साधारण इंसान पास आता तो शायद इस तेज आभा से ही घायल हो जाता। इस वक्त का शरीर और कई गुना बढ़ी हुई आध्यात्मिक शक्तियां मिलकर रेयांश की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा रही थीं। पहले तो उसके पास तारक भेड़िए के सामने कोई ताकत नहीं थी, लेकिन अब वह सीधे उससे भिड़ सकता था। जोरदार आवाज के साथ फेरोसियस फिस्ट का एक हमला तारक भेड़िए से टकराया। भले ही तारक भेड़िए का शरीर रेयांश से कहीं बड़ा था, लेकिन दोनों की ताकत बराबर थी। धमाके के साथ दोनों अलग हो गए। तारक भेड़िए की भारी ताकत से रेयांश के हाथ कांपने लगे, लेकिन रेयांश के स्टार बैटल बॉडी ने भी दुश्मन को ऐसे घायल किया जैसे उसे चाकुओं से काटा गया हो। चारों पैरों पर स्टार बैटल बॉडी की वजह से छोटे छोटे घाव हो गए, जिससे वह और भी गुस्से में आ गया। तारक भेड़िए ने दहाड़ते हुए फिर से चारों पैरों पर जोर दिया और रेयांश की तरफ लपका। उसके शरीर पर राक्षसी शक्तियां फैली हुई थीं। उसके दोनों पंजे रेयांश की तरफ आए। जानवर का लड़ने का तरीका भले ही डरावना हो और डराने वाला हो, लेकिन मेरी हिम्मत तो तुम्हारे दिमाग से भी बड़ी है। तुम्हारी इन चालों से मैं नहीं डरता। तारक भेड़िए के हमले बेहद खतरनाक और जानलेवा थे, लेकिन रेयांश भी कमजोर नहीं था। दरअसल उसकी हड्डियों में भी खूंखार स्वभाव था, बस दबा हुआ था पिछले कई सालों से। अब जब लड़ाई शुरू हुई तो वह बाहर आ गया। तारक भेड़िया भले ही ताकतवर था, लेकिन रेयांश के हमलों से लगातार पीछे हट रहा था। स्टार बैटल बॉडी की वजह से रेयांश की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। तारक भेड़िया पूरी तरह जानवर की तरह हमला कर रहा था, तो रेयांश ने भी जानवरों से लड़ने का तरीका अपना लिया। एक बवंडर की तरह रेयांश ने अपने पैर से एक लात मारी और दुश्मन को कई फीट पीछे धकेल दिया। फिर दहाड़ते हुए उसने अपने पैरों में ताकत भरी और पूरा शरीर एक उल्कापिंड की तरह तारक भेड़िए की तरफ लपका। ड्रैगन नस्क क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंचकर मैं अब मीटियोर फिस्ट की असली ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूं। चलो, तुम्हें फिर से वही हमला दिखाता हूं जो पहले तुम्हारे सामने बेकार था। मीटियोर फिस्ट, विनाशकारी प्रहार। धमाके की आवाज के साथ भारी ताकत ने तारक भेड़िए को तुरंत पहाड़ की दीवार से टकरा दिया। इस वक्त जहां मीटियोर फिस्ट लगा था वहां का हिस्सा लाल हो गया था। पीछे की दीवार पर भी जाले जैसी दरारें पड़ गई थीं। एक बार फिर मुक्के से तारक भेड़िए पर हमला करते हुए रेयांश ने तुरंत उसका सिर पकड़ लिया। इस वक्त तारक भेड़िए की आंखों में अभी भी राक्षसी जानवरों जैसी क्रूर चमक थी, लेकिन लगातार घायल होने के बाद अब उसमें ज्यादा प्रतिरोध करने की ताकत नहीं बची थी। रेयांश ने आखिरी मीटियोर फिस्ट उसके जबड़े पर जोरदार तरीके से मारा। तुरंत हड्डियां टूटी और टुकड़े तारक भेड़िए के दिमाग में घुस गए, जिससे उसकी जान चली गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। यह नजारा देखकर साक्षी ने आखिरकार चैन की सांस ली। अभी अभी जब उसने देखा कि तारक भेड़िया इतना ताकतवर हो गया था, तो वह घबरा गई थी। वो जानती थी कि रेयांश में कितनी ताकत थी। इस बार तारक भेड़िए को हराना सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि रेयांश ने दुश्मन से भी ज्यादा खूंखार और जानवर जैसा तरीका अपनाया। ये लड़का सचमुच अजीब है। लड़ाई में इतना डरावना हो जाता है, बोलता भी अजीब है, लेकिन मुस्कुराता तो सच में अच्छा लगता है। ये सोचते हुए साक्षी को अचानक कुछ गर्माहट महसूस हुई। इस बीच रेयांश तारक भेड़िए के विशाल शरीर को घसीटते हुए साक्षी की तलवार के पास आया। रेयांश ने शेखी बघाड़ते हुए कहा, लड़की, तुम्हें क्या हुआ? कहीं मेरी शानदार लड़ाई देखकर दिल तो नहीं हार बैठी? साक्षी को पहले लग रहा था कि यह लड़का बुरा नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने बात की उसे तुरंत झुंझलाहट हुई। उसने कहा, तुम सपने देख रहे हो। मैं तुम जैसे मेंढक को पसंद नहीं करती। रेयांश हंसा और फिर मुद्दे की बात पर आया। भौहें सिकोड़ते हुए परेशानी से तारक भेड़िए को देखकर बोला, अरे, अब बताओ भी कि इन बालों का इस्तेमाल कैसे करना है? इस सवाल पर साक्षी तुरंत उत्साहित हो गई और बोली, और क्या करना है? इसके सारे बाल निकाल लो और फिर पेट में निगलकर शक्तियों में बदल दो। बस, काम हो जाएगा। रेयांश तुरंत स्तब्ध रह गया।
तारक भेड़िए की तरफ देखते हुए उसका चेहरा उतर गया और हकलाते हुए बोला, तुम कह रही हो कि मुझे इस जानवर के बाल खाने हैं? मुझे बाल खाने हैं? हाँ, उसके बाल खाने हैं। रेयांश कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। आधे घंटे बाद रेयांश जमीन पर बैठा था। उसकी त्वचा की सतह पर धुंधली तारों की रोशनी दिखाई दे रही थी जो लगातार गहरी होती जा रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और दोनों पुतलियां जैसे तारों में बदल गई हों, चमकदार रोशनी निकाल रही थीं। उसके पीछे तारक भेड़िए का नंगा शव पड़ा था। ये नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे पहले बलात्कार और फिर हत्या हुई हो। साक्षी चुपचाप रेयांश को ध्यान में डूबा देख रही थी और बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुरा रही थी। अचानक उसकी मुस्कान जम गई। सचमुच? मैं क्या सोच रही हूँ? वह तो इस दूर दराज इलाके का एक कमजोर योद्धा है। मेरे साथ उसका ज्यादा गहरा नाता हो नहीं सकता। अगर वह सचमुच मुझे मेरा शरीर वापस पाने में मदद कर दे तो बाद में मैं उसकी भी मदद कर दूंगी। बस इस वक्त रेयांश ध्यान के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर था। इस भेड़िए की खाल नरम थी लेकिन शरीर में जाकर जैसे चाकू चलने लगे। एक विनाशकारी ताकत मेरे अंदर उबल रही है और मेरे शरीर को तोड़ रही है। ये शक्तियां जरूर तारों की शक्ति हैं। दर्द को जबरन सहते हुए रेयांश ने तुरंत स्टार बैटल बॉडी की गुप्त विधि चालू की। शरीर के अंदर उबलती तारों की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए स्टार बैटल बॉडी को साधने लगा। तारों की विनाशकारी शक्तियों और रेयांश की स्टार बैटल बॉडी विधि के बीच संघर्ष में टूटने और फिर मजबूत होने के बीच उसका शरीर धीरे धीरे ताकतवर होता गया। आधे घंटे पहले की अपनी दुर्दशा याद करके रेयांश का पेट मचलने लगा। साक्षी के बहकावे में आकर उसने सचमुच उन घिनौने भेड़िए के बालों को निगल लिया था। याद करके भी बुरा लग रहा था, लेकिन ताकतवर बनने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। शरीर अनगिनत तारों की शक्तियों के तपने से लगातार मजबूत होता गया। आखिरकार एक सीमा तक पहुंच गया। धमाके की आवाज के साथ रेयांश के शरीर से तारों की रोशनी का एक चक्रवात फूट पड़ा। एक विशाल शक्ति चारों ओर फैल गई। रेयांश तुरंत खड़ा हो गया, अपने शरीर में उस जबरदस्त ताकत को महसूस करते हुए। अगर उसकी त्वचा को ध्यान से देखा जाए तो हल्की तारों की रोशनी दिखाई देती, जैसे चाकुओं की चमक हो। उसकी दोनों आंखों से शानदार रोशनी निकल रही थी, बिल्कुल रात के आकाश के तारों जैसी। पूरी तरह हासिल की गई स्टार बैटल बॉडी इतनी ताकतवर है। उसने कुलई नगर की दिशा में देखा। नायक कुल, मैं आ रहा हूं। 25 जुलाई। कुलई नगर के महान कुल नायक परिवार की कुल सभा। कुलई नगर की सभी शक्तियों को उपस्थित होने का निमंत्रण दिया गया था। नायक कुल के पूर्वी हिस्से में बने विशाल युद्ध प्रांगण में बैठने के स्थान क्रमबद्ध तरीके से सजाए गए थे। इस वक्त दोपहर हो चुकी थी और मेहमान अपना भोजन कर चुके थे। अब शुरू होने वाला था इस कुल सभा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, नायक कुल के युवा शिष्यों का युद्ध प्रदर्शन। ये कुल के युवाओं की शक्तियों की एक सार्वजनिक परीक्षा थी और साथ ही कुलई नगर के दो महान कुलों द्वारा विभिन्न शक्तियों के सामने अपना अधिकार प्रदर्शित करने का एक माध्यम भी। अनेक युद्ध मंचों के सामने एक ऊंचा मंच था जहां नायक कुल के सभी बुजुर्गों की बैठने की व्यवस्था थी। नायक कुल कुलई नगर में एक उभरती हुई शक्ति थी जिसके सदस्यों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। बीच में बैठे सफेद बालों वाले लेकिन बिजली जैसी तीक्ष्ण नजरों और विशाल काया वाले बुजुर्ग नायक कुल के पूर्वज थे। नायक कुल के बाकी लोग अर्जुन नायक, मीरा देवी और अन्य क्रमशः पूर्वज के पास बैठे हुए थे। मीरा देवी के बगल में राजवंशी कुल के प्रतिनिधि बैठे थे। राजवंशी कुल का मुखिया नहीं आया था, बल्कि राजवंशी कुल के तीसरे भाई भरत राजवंशी और चौथे भाई आए थे। साथ ही भरत राजवंशी के पीछे एक युवा योद्धा खड़ा था। ये कोई और नहीं बल्कि लावण्या नायक के पीछे पड़ने वाला भीष्म राजवंशी था। भीष्म राजवंशी विकास राजवंशी का बड़ा भाई और भरत राजवंशी का बड़ा बेटा था, जिसकी शक्ति कुलई नगर की युवा पीढ़ी में अद्वितीय थी। कुलई नगर की अन्य छोटी शक्तियां क्रमशः बैठी हुई थीं। नायक कुल के अन्य परिवार के सदस्यों के लिए कोई स्थान नहीं था, इसलिए वे युद्ध मंच के बाहर खड़े होकर देख रहे थे। इस वक्त नायक कुल के पूर्वज ने भरत राजवंशी की तरफ देखते हुए हंसकर कहा, भाई भरत और मैं जीवन मरण के साथी हैं, इसलिए भरत भाई तुम्हें औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मैं कुल महासभा में व्यस्त हूं, इसलिए शायद तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाऊं। मीरा तुम्हारा ध्यान रखेगी। भरत राजवंशी तुरंत मुस्कुराते हुए बोले, नायक कुल में तो मैं अक्सर आता रहता हूँ, हमेशा मीरा जी ही मेरा साथ देती हैं। मैं तो पूरी तरह परिचित हो चुका हूँ। आप बेझिझक कुल महासभा का आयोजन करें, हम भी अपनी आंखें खोलकर नायक कुल की युवा पीढ़ी का शानदार प्रदर्शन देखेंगे। एक तरफ बैठी मीरा देवी भरत राजवंशी को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उनकी मुस्कान में भावनाओं की गहराई छिपी हुई थी। युद्ध मंच पर एक के बाद एक लड़ाइयां बेहद रोमांचक हो रही थीं। ये प्रतियोगिता हारने वाले को बाहर करने की प्रणाली पर आधारित थी। शक्तिशाली योद्धा लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। दर्शकों की तरफ से प्रशंसा की आवाजें लगातार आ रही थीं। राजवंशी और नायक दोनों कुल के लोग नायक कुल के युवाओं की शक्ति देखकर लगातार सिर हिला रहे थे। नायक कुल के सबसे बड़े अर्जुन नायक ने पीछे मुड़कर अपने पीछे खड़े एक युवक को देखा और कहा, यशवीर, तुम्हें क्या लगता है? यह युवक अर्जुन नायक से बेहद मिलता जुलता था। उसका चेहरा सख्त था, जैसे तलवार से तराशा गया हो। उसकी कमर सीधी थी,
ये एक दुर्लभ युवा योद्धा था, नायक कुल की युवा पीढ़ी का पहला योद्धा, यशवीर नायक। वह पहले ही ड्रैगन सील हासिल कर चुका था और कुछ समय से अभ्यास कर रहा था। लावण्या बहन ही एकमात्र ड्रैगन नस्क क्षेत्र छठे स्तर पर पहुंची है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आराधना ने अभी अभी यशिका को इतनी आसानी से हरा दिया, ये मुझे काफी हैरान कर गया। आराधना के भाव देखकर लगता है कि उसने मीटियोर फिस्ट में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है और ड्रैगन नस्क क्षेत्र के छठे स्तर में प्रवेश करना भी अब समय की बात है। लेकिन इस बार भी वह लावण्या की प्रतिद्वंद्वी नहीं होगी। यशवीर नायक ने सब कुछ स्पष्ट रूप से देख लिया था। अर्जुन नायक ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे दूसरे चाचा कहाँ हैं? यहां नहीं दिख रहे। हालांकि दूसरे भाई ने एक बेटा खो दिया, लेकिन उनकी बेटी तो बहुत प्रतिभाशाली है, इससे उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाएगा। यशवीर नायक की आंखों में तेज चमक आई। उसने कहा, दूसरे चाचा पहले ही चले गए। शायद दुखद दृश्य देखकर उन्हें तकलीफ हो रही हो। पिताजी, तीसरी चाची का बेटा, मैंने उसे कुछ ही बार देखा है। सुना है कि वह पूरी तरह से एक नौकर जैसा है। वो जतिन को कैसे हरा सकता है, मुझे समझ नहीं आता। शायद वह हमेशा से अपनी शक्ति छुपाता रहा होगा, नहीं तो कोई एक झटके में ड्रैगन नस्क क्षेत्र के तीसरे स्तर तक कैसे पहुंच सकता है? हालांकि उसकी प्रतिभा अच्छी है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं। प्रतिभा होने से क्या फायदा? उसका मन सही नहीं है। उसने अपने भाई की हत्या की। उसे तो 1000 टुकड़ों में काट देना चाहिए। हाँ पिताजी, ऐसा लगता है कि उसने कुल महासभा में लावण्या को हराने की बात कही थी। आपको क्या लगता है, वह आज यहाँ आएगा? आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो।